आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक यानी कि जो हमने उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी जानकारियां पढ़ी है उनसे संबंधित आज हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आकलन करेंगे कि जो हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी फैक्ट्स पढ़े हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमने विचार किया है, विस्तार से चर्चा किया है। तो आज हम उसी को आकलन करेंगे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उनसे संबंधित कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि हमको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न हमारा सही हो रहा है और कौन कौन से प्रश्न हमारा गलत हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिएगा और आंसर दीजिए कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है और कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों में से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। सबसे पहले क्या दिया है, असत्य कथन को छांटने के लिए दिया है। तो देखिए असत्य कथन की अगर मैं बात करूं, असत्य कथन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर दिया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकता, यानी कि किसके रूप में, वकील के रूप में सेवा नहीं दे सकता, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। मैं आप लोगों को जब उच्च न्यायालय से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जैसे रिटायरमेंट, आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकता, जहां पर उन्होंने पूर्व में सेवाएं दी है तो वहां पर वो सेवाएं नहीं दे सकता। तो ये हमारा सही हो जाता है और हमको पूछा क्या जा रहा है, असत्य कथन कथन पूछा जा रहा है। तो दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा क्या दिया है, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ सकते शब्द का उल्लेख संविधान में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ए वाला कथन गलत हो जाता है। और हमको असत्य कथन पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल दो, यानी कि केवल दो मतलब कौन सा, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ सकता है, और इसमें बोला है कि चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 221 में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और अगर मैं वेतन की बात करूं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वेतन को कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है। राज्य से मिलता है वेतन। कहाँ से मिलता है वेतन, राज्य से मिलता है। और अगर मैं पेंशन की बात करूं, पेंशन कहाँ से मिलता है, केंद्र से मिलता है। क्लियर है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो इसमें प्रश्न क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उल्लेख, वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान के 221 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, 221वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। और हमको कौन सा कथन पूछा जा रहा है, दूसरा चीज देखो, दूसरा क्या बोला, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,30,000 बोला जा रहा है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तो 2.5 लाख है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो मंथली वेतन होता है वो 2.5 लाख होता है। लेकिन उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2,30,000 नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 2,25,000 रुपये पर मंथ होता है। क्लियर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पर मंथ वेतन होता है वो कितना होता है, 2,25,000 होता है। और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। क्लियर है। तो इसमें लिखा हुआ है, सेकंड कंटेंट दिया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,30,000 नहीं होता बल्कि 2,25,000 होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है। कौन सा कथन पूछा जा रहा है, सत्य कथन पूछा जा रहा है, इसलिए सत्य कथन कौन सा है, पहला है, इसलिए केवल ए हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मतलब प्रश्न दूसरे का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। क्लियर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के अधिनियमों और कार्यकारी
आदेशों की संवैधानिकता परीक्षण के लिए है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो देखिए उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ये क्या है? गलत है। क्लियर है। राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन के शब्द का उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आर्टिकल 13 और 37 के तहत जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? करते रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कंटेंट है अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान हमको संविधान में देखने को मिलता है। क्लियर है। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है। संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर क्या है? छोड़ दिया गया है। क्लियर है। न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या बोला जा रहा है? न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि संसद द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जा रहा है। इसलिए हमको असत्य कथन पूछा जा रहा है। क्या कथन पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। असत्य कथन पूछा जा रहा है, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, और ऑप्शन 2 और 3 जिसमें भी होगा वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संसद एक न्यायाधीश का स्थानांतरण क्या बोला है? संसद पूछा जा रहा है। ठीक है। और स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान हमको पूछा जा रहा है। क्लियर है। मतलब न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान हमको किसमें देखने को मिलता है? सबसे पहले देखिए स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 222 में देखने को मिलता है। और अगर न्यायाधीशों की स्थानांतरण की अगर मैं बात करूं तो संसद नहीं करता, बल्कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है। पहला हमारा क्या हो जा रहा है? गलत हो रहा है। और हमको पूछा क्या जा रहा है? सत्य कथन को छांटिए। क्लियर है। तो राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 223 में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो देखिए दूसरा हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा हमारा सही हो जाता है। और सत्य कथन पूछा जा रहा है, इसलिए केवल हमारा 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए छठवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पहला आप लोगों को दिया है, पहला कंटेंट दिया जा चुका है, राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकता है। 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। क्लियर है। 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। क्लियर है। और 3 उच्च न्यायालयों का जो है 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है और बहुत ही सरल प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? सबसे पहले क्या पूछा है? न्यायाधीशों की योग्यताओं से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो न्यायाधीशों का प्रावधान से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 217 में देखने को मिलता है। और पहला कौन सा है? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? न्यायिक सेवा का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या है? उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक किसके रूप में?
वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये उनकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में लिखा हुआ है, जिसको मैंने आप लोगों को भली भांति पढ़ा है। और 216 में उच्च न्यायालय के संगठन से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। और अनुच्छेद 219 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 219 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 216 को देख लीजिए। 216 में क्या लिखा हुआ है, गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। 219 में क्या लिखा हुआ है, 219 में लिखा हुआ है न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित प्रावधान। और 217 में लिखा हुआ है योग्यता से संबंधित प्रावधान। और 214 में लिखा हुआ है प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, योग्यताओं से संबंधित प्रावधान पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, अभिलेख न्यायालय। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, उच्च न्यायालय मतलब अभिलेख न्यायालय। सबसे पहले तो अभिलेख न्यायालय की अगर मैं बात करूं, अभिलेख न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के 215 में देखने को मिलता है। क्लियर है। ये हाईकोर्ट के संबंध में, मतलब हाईकोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्लियर है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि रेफरेंस में जिस भी न्यायालय को लेकर निर्णय दिया जाता है उसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। जैसे हाईकोर्ट जो है किसका अभिलेख न्यायालय होगा, हाईकोर्ट जो है होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट किसका अभिलेख न्यायालय होगा, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात करूं तो ये इसमें लिखा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जो है क्या करती है, रीट जारी करती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रीट जारी करती है। क्लियर है। और अनुच्छेद 214 की अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 215 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 215 में लिखा हुआ है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है। तो हमको अभिलेख न्यायालय से संबंधित प्रावधान पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल 215। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 9वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है। यदि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान पूछे तो किसके पास है, संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि संसद के पास क्या है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है। क्लियर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। सबसे पहले तो उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर, सबसे पहले एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 226 में हाईकोर्ट जो है कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और वो रीट कौन कौन सी है आप लोग अगर चाहें तो एक जगह पर लिख सकते हैं। पांचवें प्रकार की रीट जारी नहीं करता। कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 6 प्रकार की रीट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रीट जारी करता है। क्लियर है। और वो रीट कौन कौन सी है, पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है अधिकार परीक्षा। दूसरा होता है क्या, अधिकार परीक्षा। तीसरा होता है परमादेश होता है। और चौथा होता है प्रतिषेध। और पांचवा होता है प्रतिषेध के बाद कौन सा होगा, उत्प्रेषण। और छठवां होता है जिसको बोलते हैं समादेश। क्लियर है। छठवां होता है समादेश। यानी कि हाईकोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कितने प्रकार की रीट जारी करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार की रीट जारी करते हैं। क्या होने पर, फंडामेंटल राइट का क्या होने पर, उल्लंघन होने पर। क्लियर है, उल्लंघन होने पर। इसी कारण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हाईकोर्ट जो है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है। क्लियर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है, तो ऑप्शन नंबर बी 226 अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस लेख रीट को केवल उच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है। देखिए जो 5 प्रकार की रीट है वो तो सभी जारी करते हैं, लेकिन जो हमारा कौन सा
अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर हमारा छठवां प्रकार की रीट है जो मैं कहा समादेश, समादेश, जो समादेश प्रकार की रीट है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं ना, इंजेक्शन कहा जाता है। और इंजेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है, समादेश का मतलब होता है जब कोई राजकीय या सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट जो है रीट जारी करती है और कहती है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। क्लियर है। तो इंजेक्शन प्रकार की रीट जो है, यहाँ पर देखो कभी कभार इंग्लिश में ऑप्शन दिया रहता है, इसलिए इंग्लिश वर्ड को भी आप लोगों को जानना है। समादेश जिसको इंग्लिश में इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन प्रकार की रीट जारी करती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते रहता है तो उसके अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए आदेश देता है, उसी रीट को कहा जाता है इंजेक्शन। क्लियर है। तो केवल उच्च न्यायालय जो है कौन सी रीट जारी करती है, केवल पूछा जा रहा है इसलिए केवल, बाकी उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है, लेकिन ये जो बाकी जो छठवां प्रकार की रीट है इंजेक्शन, वो कौन जारी करती है, केवल और केवल हाई कोर्ट जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्याय की सेवानिवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो 62 वर्ष जो है इसकी सेवानिवृत्ति होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमाने के लिए प्रश्न दिया जा चुका है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जो जज होते हैं उनको पेंशन कहाँ से दी जाती है। सबसे पहले वेतन की अगर मैं बात करूँ तो वेतन कहाँ से दी जाएगा, राज्य से दी जाती है। और अगर पेंशन आप लोगों से पूछे, पेंशन आप लोगों से दिए तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है। कहाँ से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। क्लियर है। तो ये तो था, इसमें अब ऑप्शन को पढ़ देते हैं। विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवाएं दी, बिल्कुल गलत है। यहाँ तो क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा दी, बिल्कुल गलत है। राज्य की आकस्मिक निधि, बिल्कुल गलत है। भारत की संचित निधि बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले अगर उच्च न्यायालय से संबंधित अगर आप लोगों से प्रावधान पूछे तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 214 से कहाँ तक दिया हुआ है, 231 तक देखने को मिलता है। क्लियर है। सबसे पहले इतनी चीजें आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। दूसरी चीजें अगर मैं पूछूं, उच्च न्यायालय होगा, देखिए और 214 में अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा लिखा गया है। क्लियर है। तो इसमें लिखा हुआ है, हमको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। देखिए इसमें लिखा है, ये तो है प्रत्येक राज्य का, क्या है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर है। प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा, ये लिखा हुआ है। सॉरी इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखिए 124 में क्या लिखा है उसको सबसे पहले समझे। 124 की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान लिखने को मिलता है। और 224 में लिखा हुआ है, 224 में अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश, क्या लिखा हुआ है, अतिरिक्त, अतिरिक्त या फिर कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक, कार्यवाहक न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान 224 में देखने को मिलता है। और 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर है। तो 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, इससे संबंधित प्रावधान किसमें देखने को मिलता है, हमको अनुच्छेद नंबर 214 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अगर मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो नियुक्ति होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति से अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में देखने को मिलता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है अगर पूछे तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। अगर इसका अगर पूछे का शपथ कौन दिलाता है, अगर ये पूछे तो शपथ जो है संबंधित राज्य के कौन दिलाते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। क्लियर है। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है इसको शपथ दिलाते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं नहीं है, यानी कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्लियर है। देखो, पर्यवेक्षकीय अधिकारिता ये बिल्कुल सही है, अपीलीय अधिकारिता बिल्कुल सही है, प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार भी बिल्कुल सही है, लेकिन परामर्श देने की शक्ति किसके पास है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट जो है परामर्श नहीं दे सकता। क्लियर है। इसलिए नहीं है पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है। देखिए, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को अगर बढ़ाने या घटाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान पूछे तो संसद के पास जो है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। अभिलेख न्यायालय पूछा है तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 215 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संसद एक न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्च न्यायालय से। देखिए, ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए, आज के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमने कम से कम 15 से 16 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा किया, तो जिससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और परीक्षा में किस प्रकार से आ सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को उच्च न्यायालय से संबंधित तो सारे प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके विस्तार से उसको मैंने एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आज आप इस प्रकार की निःशुल्क क्लासेस का लाभ लेते रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।